अच्छा स्टूडेंट, हमने डबल सॉर्ट का गौतम वैसे तो पहले भी पढ़ा हुआ है और फिर दोबारा देख लेते हैं। पहले से पढ़ने की बात है कि आईसीटी में पढ़ा दिया जाता है ये एल्गोरिथम, फंडामेंटल में भी पढ़ा दिया जाता है। तो एल्गोरिथम तो समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। लिखने के बहुत सारे अंदाज है, जिसमें से एक तरीका यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये जो लिखा हुआ है सिर्फ इसी तरह से लिख सकते हैं, उसका आपने इसके अलावा किसी और मेथड से लिखा हो। ठीक, तो इनपुट हर एल्गोरिथम को तीन पार्ट्स होते हैं। एल्गोरिथम को आप पहले इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद एल्गोरिथम जो है वो, यानी आपके पास अगर ये एल्गो है तो आप एल्गो को कोई ना कोई इनपुट जरूर देंगे। ऐसा नहीं कि बगैर किसी एल्गो डेटा के आप उसको चलाएं। तो अब डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। एल्गो को पहले डेटा इनपुट दिया जाता है, फिर वो एल्गोरिथम रन होता है और उसके बाद उसका आउटपुट आता है, जो डिजायर्ड आउटपुट एल्गोरिथम से रिक्वायर्ड होता है। तो इस वक्त यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें इनपुट दे रहे हैं, वो कि हम एक से भी गुजारा कर सकते हैं कि अगर हम उसको डेटा दे दें तो डेटा देने पे डेटा का साइज हमें पता चल जाएगा कितना डेटा आपने उसको दिया है। और हम इस वक्त इसको लीनियर एरे में वर्किंग कर रहे हैं, यानी एरे पढ़ा है हमने तो लीनियर एरे में वर्किंग कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब जाएंगे तो हम एरे के बेसिस पे निकालेंगे डेटा स्ट्रक्चर। whenever we will using the data structure क्या एरे, तो फिर हम उस बेसिस पे ये सारा काम कर रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास इनपुट है वो बेसिकली डेटा है और एन है, यानी एक एरे। आप अगर दोनों को हटा दें तो एक एरे आप बेसिकली उसको इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक एल्गोरिथम फॉर्मेट में लिखा हुआ था, आपने कहा एक डेटा और एन जो है उसको इनपुट के तौर पे दिया जा रहा है और आउटपुट भी उसी एरे में आप लेंगे। कोई नया एरे आप डिज़ाइन नहीं करेंगे, ताकि आउटपुट भी उसी के अंदर ही जो है वो लिया जाएगा। अब हमारा टास्क क्या है, डेटा को सॉर्ट करना है। देखिए डेटा सॉर्टिंग जो है वो बेसिकली हमने यहाँ पे असेंडिंग में करना है इसको। हमारे जहन में ये है कि असेंडिंग करेंगे। तो असेंडिंग में करने के लिए मतलब ये है कि यहाँ पे बड़ा डेटा होगा और यहाँ पे छोटा डेटा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 90 है तो सबसे छोटा डेटा यहाँ पे यानी 10 या जो भी है वो हो सकता है। ये असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की तरफ इस तरह होगा। लेकिन हमारा जो तरीक़ेकार एल्गोरिथम में है, जो हमने सीखा वो ये है कि पहले आप लास्ट एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, फिर सेकंड लास्ट को करते हैं और थर्ड लास्ट को। ये कोई एसेंशियल तरीका नहीं है, नॉर्मली इसी तरह पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप उसको हर अंदाज से देखें तो आपके लिए आसानी होगी। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आप इसकी सॉर्टिंग जो है पहले एलिमेंट से करें। ठीक है, फिर आप ऐसा ना सोच के पढ़ जाएंगे कैसे करेंगे, क्योंकि टीचर सारे मेथड नहीं सिखाता, सिर्फ बता रहा होता है कि इस तरह हो सकता है। और वो कह सकता है कि भाई आप जो है असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग में करें। अभी इसने असेंडिंग में एल्गोरिथम तो चारों के अलग अलग हो जाएंगे, थोड़ा से चेंजेस के साथ, यानी कि पूरा एल्गोरिथम चेंज है, थोड़ी सी चेंजेस के साथ एल्गोरिथम जो है वो आपको बआसानी मिल जाएंगे। लेकिन ये पूछे जा सकते हैं कि असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग करते हैं, समझ लो। और इस तरह की चीज़ें जब पूछी जाए तो आपको आना चाहिए। लेकिन वो जो ऑप्शंस हैं उसमें इस वक्त हम असेंडिंग में कर रहे हैं और राइट साइड से कर रहे हैं। ठीक, असेंडिंग में करें लेफ्ट साइड से करें, डिसेंडिंग में करें राइट से करें, डिसेंडिंग में करें लेफ्ट से करें, ये सारे चारों ऑप्शन पे आपको काम करना आना चाहिए। किसी वक्त कोई स्ट्रक ना हो कि भाई कैसे एल्गोरिथम में चेंजेस करेंगे। इसमें पहला लूप चलाया है और लूप जो है वो फॉर का है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से लिखता है तो उसने बता दिया लाइन नंबर 2 और 3 जो है फॉर के अंडर सुपरविजन में होगी, वरना हम अपने इंडेंटेशन मेथड से भी चला सकते हैं इसको। और देखें 1 से लेकर n-1 तक चलाया। n जो है वो डेटा का साइज है, स्मॉल n ले लें कैपिटल n ले लें। तो ये जो आउटर लूप है हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ये पासेस के लिए होगा। यानी आप एक पास में जाने के बाद, ये पास में जाने के बाद आप फिर इनर कंपैरिजन करेंगे। ठीक, तो ये आपके पास एक फॉर लूप है जो i1 से लेकर, अच्छा डेटा अगर n है तो पासेस हमेशा एक कम चलती हैं, तो k1 से लेकर n-1 तक चला दिया। ये बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पहला लूप क्यों आपने लिखा, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि भाई 1 से n-1 तक चल रहा है, ये तो पूछा ही नहीं, पूछा ये क्यों लिखा आपने। तो आप लिखेंगे दिस इज कंट्रोल, दिस विल बी कंट्रोल, क्या कंट्रोल करेगा ये, दिस विल कंट्रोल द इन आउटर लूप, यानी
पासेस ऑफ द एल्गोरिथम के पासेस को ये कंट्रोल करेगा। अच्छा, उसके बाद अब अगले लूप को हम डायरेक्ट फॉर से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है वो वाइल से लिखा हुआ है अगला एल्गोरिथम। तो वाइल के एल्गो में तीन चीज़ें जैसे फॉर में होती हैं, इनिशियल, फाइनल और स्टेप्स। तो वाइल में भी ये तीन चीज़ें होती हैं लेकिन हिडन होती है। तो उस वाइल में हमने एक पीटीआर यानी पॉइंटर वेरिएबल लिया है, पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल, और उसको 1 कर दिया, ये इनिशियल वैल्यू। जैसे यहाँ के को 1 किया है ना, इसी तरह दूसरा लूप जो वाइल का चला रहे हैं वो हम जे या किसी और चीज़ से नहीं चला रहे बल्कि पीटीआर से चलाएंगे वाइल का लूप। तो पीटीआर जो है उसको हमने 1 कर दिया, और इसके 1 करने की वजह मैं अभी समझा दूंगा, क्योंकि पीटीआर 1 अभी जब हम एक पूरा ड्राई रन कर लेंगे उसके बाद में आपको समझा दूंगा। फिर आप आगे गए और आपने कहा कि उस वक्त तक चलाओ जब तक कि पीटीआर जो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या कंट्रोल हो रहा है वो मैं आपसे पूछूंगा। पीटीआर लेस देन इक्वल टू हम एन लिख सकते थे, जब तक चलाओ जब तक कि एन के बराबर ना, एन का मतलब एंड ऑफ द डेटा तक चलाओ, लेकिन इसने एन माइनस के तक चलाया। क्या रीज़न है एन माइनस के लिखने का यहाँ पे? यानी सेकेंड लूप का मतलब है ये वाइल सेकेंड लूप है। सेकेंड लूप का मतलब है इनर कंपैरिजन हम डायरेक्ट एन तक चला लें हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसने एन माइनस के तक चलाया। एन माइनस के तक चलाने का क्या मतलब है जी? एक का डिक्रीमेंट होना है, सॉर्टेड जो हो जाए उसको शामिल नहीं करना है। इसका मतलब है के का मतलब है के का लूप पीछे पासेस के लिए था, आप देख रहे होंगे के का लूप हमने पासेस के लिए चलाया था, सही जवाब दे रहे हैं आप। तो इसका मतलब है हर दफा एक एक कम करके हमें, तो एन माइनस के, देखें अगर आपके पास 8 डेटा है और पहला पास है तो कंपैरिजन 7 होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पासेस में भी और कंपैरिजन भी एक कम होता है। तो अगर के 1 है तो सबसे पहले कितने कंपैरिजन होंगे? n माइनस 1 कंपैरिजन। 8 है तो 7 कंपैरिजन, और जब एक डेटा सॉर्ट हो जाएगा और के की वैल्यू 2 लेके आएगा तो n माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी सेकंड पास में 6 कंपैरिजन। तो आस्ते आस्ते कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू के यानी आउटर लूप जिसको हम पासेस कह रहे थे उसके हिसाब से कंट्रोल कर लिया कि जिस पास में इंटर हो उतने नंबर ऑफ n माइनस कर दो, क्योंकि इसका मतलब है इतना हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, n माइनस के का मतलब है 8 माइनस 1, इनिशियली यही होगा। टोटल डेटा से एक कम तक चलाते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, और क्योंकि डेटा आस्ते आस्ते श्रिंक हो रहा है तो इसलिए हम उसको के पे डिपेंडेंट करा दें। हर पास में एक डेटा सॉर्ट होते जा रहा है तो हमने उसको डायरेक्ट 1 नहीं लिखा। कुछ लोग समझते हैं कि मैं 1 लिख लूंगा मसला हल हो जाएगा, लेकिन फिर ये तो फिक्स हो जाएगा ना दोबारा से। जब 10 डेटा सॉर्ट हो जाएगा तब भी n-1 तक चलेगा, जब तो 10 n-10 तक चलना चाहिए ना इसको। तो ये के, इसको मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट के बजाय सबसे बेहतर अल्फाज जो है वो के है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये 2 लूप हैं। अगर कोई कहे कि ये क्यों चलाया तो आप कहेंगे ये लूप हमने इनर कंपैरिजन के लिए चलाया। कोई पूछे n माइनस के क्यों किया तो आप कहेंगे n माइनस के इसलिए किया है कि जो डेटा सॉर्ट हो जाए उसको दोबारा शामिल ना किया जाए और एक एक करके कम होता जाएगा इनर कंपैरिजन, और के जो है वाटर कंपैरिजन की तरफ डेटा। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, 3 लाइनें, ये बेसिकली कंपेयर करके स्वैपिंग करेगा। कंपेयर करके स्वैपिंग का क्या मतलब है कि अच्छा, इनिशियली पॉइंटर जो है वो इनिशियली पॉइंटर 1 है। कहाँ से लिया हमने पॉइंटर 1? यहाँ से लिया। इनिशियली पॉइंटर 1 है क्योंकि वाइल के लूप में भी 3 चीज़ें होती हैं। इनिशियलाइज कर लिया हमने, इनिशियलाइज के बाद आपने जो है वो फाइनल कंडीशन लगा दी, यहाँ तक चलना है, और स्टेप जो है वो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंटर का, ये एक एक करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि 3 चीज़ें होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन और उसके बाद कंडीशन और स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हैं इसके। अब सवाल देख लेता हूँ जी। आई प्लस, कभी भी एल्गो में आई प्लस प्लस नहीं लिखना, मैं हमेशा सर्कल कर रहा हूँ उसको। ये एल्गो में अलाउ नहीं होता आई प्लस प्लस। हो सकता है कोई लैंग्वेज हो जिसमें आई प्लस प्लस अलाउ ना करे, तो एल्गो भी इसी तरह की एक लैंग्वेज है, आप जनरलाइज लिखा करें। आई प्लस प्लस तो कंपाइलर ने फैसिलिटी दी है। अच्छा जी, ये भी अलाउ नहीं है, आप पूरा लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1, कोई चांस नहीं शॉर्टकट का। ठीक है, हाँ ये सही है। एल्गो में, कोड में तो जाहिर है लिख सकते हैं, कोड में तो आपको अलाउ है ना, कोड तो बहुत ही फाइनल वर्जन है आपके रिजल्ट का ना। अब पहले एल्गो लिखते हैं फिर कोड पे जाते हैं, कोड में नहीं अलाउ। कोड, इसको सूडो कोड कहते हैं ताकि हर लैंग्वेज में ये एक्सेप्टेबल हो। अच्छा खैर,
दो चीजें समझ में आ गई ना। अब ये ए जो है वो स्वैपिंग, याद है जो बबल करके हम कंपेयर कर रहे थे। अब देखें क्या कह रहा है, डेटा पीटीआर यानी पहली पोजीशन का डेटा, गौर से देखना वो क्या रहा है, पहली पोजीशन का डेटा अगर उसके अगली पोजीशन के डेटा, पोजीशन बोल रहा हूँ मैं, पीटीआर यानी अगर पीटीआर में 1 है तो पहली पोजीशन का डेटा अगर दूसरी पोजीशन के डेटा से बड़ा है, यानी पीछे वाला डेटा आगे वाले से बड़ा है, समझ में आ रही है? तो फिर हमें बड़े डेटा को आगे लेके जाना है, तो हम इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज कर देंगे किस तरह से, इंटरचेंज यहाँ लिखा हुआ है, इंटरचेंज डेटा पीटीआर टू पीटीआर प्लस 1। यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए 3 लाइनों का सॉर्टिंग का कोड लिख दिया जाएगा। तो इन दोनों के डेटा को इंटरचेंज या स्वैप कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बी में जो है वो क्या है, जब आप ये कर लें, हो सकता है कि ना हो, ये कंडीशन फेल हो जाए। जब कंडीशन फेल होगी तो यकीनन इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये डेटा जो है वो कंडीशन फेल हो जाए, अब मैं कंडीशन फेल और ना फेल होने को अगर आपके समझ में कुछ स्टूडेंट के नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए एक डेटा यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पढ़ रहे थे, इसको उठा के कॉपी कर देता हूँ ताकि आप जो है इसको सिर्फ ये देख सकें कि जो बात हो रही है वो समझ में भी आ रही है। तो हम इस पोजीशन पे हैं, मैं यहाँ कहीं पे डेटा को कॉपी कर देता हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है। ये हो गया। ठीक, मिसाल के तौर पे मैं 27 और 51 को चेक कर रहा हूँ, 27 और 51 को, तो इसका मतलब है डेटा पीटीआर में 27 होगा, डेटा पीटीआर प्लस में 51 होगा। अगर डेटा पीटीआर यानी 27, पीटीआर दूसरी पोजीशन है, पीटीआर प्लस 1 तीसरी पोजीशन है, तो डेटा दूसरी पोजीशन 27, डेटा तीसरी पोजीशन यानी 51 से अगर बड़ा हुआ तो फिर इंटरचेंज करो, लेकिन इस वक्त तो बड़ा नहीं है तो इंटरचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 85 और 66 को किसी लम्हे चेक कर रहे होंगे आप, तो 85 जो है वो 1 2 3, आप लोगों को जहन में 0 होता है लेकिन मैं नॉर्मली 1 से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन का डेटा यानी पीटीआर यानी फोर्थ पोजीशन का डेटा, पीटीआर बढ़ कहाँ से रहा है, बी पार्ट से, तो फोर्थ पोजीशन का डेटा अगर फिफ्थ पोजीशन के डेटा से बड़ा हुआ, अगर ये बड़ा है तो इंटरचेंज करो, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे नहीं करना है, कुछ जगहों पे करना है, तो ये चेक करेगा कि चेंज करना है। इसके चेंज करने की वजह यह है कि बड़ा डेटा आगे की तरफ धकेल दें हम, यानी उसको पुश कर दें, क्योंकि हमारा मकसद राइट साइड से सॉर्टिंग करना है। अगर इसको लेफ्ट साइड से सॉर्टिंग करना होगा तो आपने इसी जगह पे कहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद पीटीआर में एक इजाफा करें, पीटीआर का मतलब है ये क्वांटर, आप जे ले लें, अगर पीटीआर का वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप जे करके कर लें इसको, और इसमें एक इजाफा करें, और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि n-1 ना हो जाए। अगर ये 7 डेटा है तो 6 तक इसको चलाना होगा इसमें। उसके बाद ये लूप एंड होगा, और ये लूप एंड होने के बाद जब ये लूप एंड होगा तो फिर ये वाले लूप आउटर लूप के पास चला जाएगा और k की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी ये डेटा अगर सॉर्ट हो गया तो फिर k की वैल्यू n-2 करके फिर दोबारा से ये सारे काम करता रहेगा। तो ये चलेगा, और उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो आपको डेटा सॉर्ट करके दे देगा। तो ये डेटा जो है बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्टिंग हो जाएगी। अब पहले तो हम इसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसमें आपको बताऊंगा बेस्ट और वर्स्ट केस क्या है। जी आएगा तो यही, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एन स्क्वायर हमें नहीं चाहिए। मैं तो आप जो मैंने शुरू से 3 वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें से मैं कहूँगा कि आप इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करें। तो रनिंग टाइम तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं है ना, रनिंग टाइम तो आप टी एन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही कि इसका अगर हमें टी एन कैलकुलेट करना है, सॉरी अगर इसका टी एन कैलकुलेट करना है तो फिर आप कहेंगे कि यार ये तो ऑर्डर ऑफ एन तो जब चलो ठीक है 2 लूप, समटाइम ऐसा होता है कि 2 लूप हो तब भी ऑर्डर ऑफ एन नहीं आ रहा होता, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन आएगा, मैं इस पर डिनाई नहीं करता, लेकिन मुझे तो टी एन निकालना है। फैमिली अभी नहीं, पहले टी एन की कितनी इंस्ट्रक्शन होंगी, समझ आ रही बात है। अब जब आपसे कहा जाता है ना रनिंग टाइम निकालें, तो फिर आप पूछते हैं कि मैं वर्स्ट केस का निकालूं या बेस्ट केस का निकालूं। तो हम इस वक्त वर्स्ट केस के लिए डिस्कस करेंगे कि अगर आपको वर्स्ट केस दिया जाए तो रनिंग टाइम क्या होगी इसकी, उसके बाद ही बेस्ट केस के लिए, यानी ये जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है ये इस वक्त वर्स्ट केस के लिए लिखा गया है। ठीक है, वर्स्ट और एवरेज के लिए। तो अब अगर आपसे कहा जाए, अब एवरेज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल भी नहीं रहा था, इसलिए तो हम अभी वर्स्ट की बात कर रहे हैं कि वर्स्ट केस के लिए ये लिखा गया। इसमें अगर इसको बेस्ट केस बनाना होगा थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस करेंगे कि ये बेस्ट केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर जब इसको एनालाइज करने के लिए जाएंगे तो सवाल देख रहा हूँ, to start sorting the array from the left to right instead of the general right to left, we added the condition। जी बिल्कुल सही है, जो आपसे मैंने कहा था नूर मोहम्मद उसकी बात कर रहे होंगे कि अगर हम राइट साइड से करने की कोशिश करें तो बिल्कुल लेफ्ट साइड से। ठीक है,
अच्छा, मैं कहाँ रुका था यहाँ पे, इसको एनालाइज करने जा रहे हैं वर्स्ट केस के लिए। इसको एनालाइज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें इसका बेसिक ऑपरेशन कौन सा है। तो देखो, ये लूप इसका बेसिक ऑपरेशन नहीं है, ये लूप भी इसका बेसिक ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पर पूरे के अंदर बेसिक ऑपरेशन उसको कहते हैं जो हर वक्त ज़रूर चले, लाजमी चले, और उसकी वजह से ही सॉर्टिंग हो रही हो। तो ये जो लाइन नंबर ए है ना, ये बेसिक ऑपरेशन है। सिर्फ एक ये लाइन नंबर ए अगर हटा दे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये लाइन नंबर ए जो है ना, ये एक बेसिक ऑपरेशन है। इसके अंदर वाले पार्ट भी बेसिक ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी चलेगा और कभी नहीं चलेगा, लेकिन ए ने तो हर दफा चलना ही चलना है। समझ आई? और ये बेसिक इसलिए कि इसके कंपैरिजन की वजह से ही सॉर्टिंग हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली बेसिक ऑपरेशन। सही है, बेसिक ऑपरेशन। मैं तो कोई बात समझ में आ गई है। इसका मतलब है पूरे एल्गोरिथम में अगर हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करें तो हमें काफी डिफिकल्टीज और परेशानीज होंगी, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे इसका बेसिक ऑपरेशन पिक कर लिया। तो दिस लाइन नंबर ए, तो कितनी बेसिक ऑपरेशन है इसके अंदर? सिर्फ एक बेसिक ऑपरेशन है। सर इस बेस्ट, सर वो बेस्ट की बात अभी मुकम्मल मैं नहीं करूँगा, सब कुछ उलझ जाएगा ना। फिर एक एनालाइज कर ले, फिर बेस्ट पे आता हूँ मैं। तो ये इसका एक ही पूरे एल्गोरिथम में सिर्फ एक बेसिक ऑपरेशन हो सकता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ ये सब इसके लवाजमात हैं जिसको हम टॉपिंग कहते हैं। लेकिन ये वो काम है जिसकी वजह से सॉर्टिंग हो रही है। ये होगा तो फिर इसको करना है, ये नहीं होगा तो फिर इसकी कोई वर्थ ही नहीं। तो ये भी बेसिक ऑपरेशन है। तो ये याद रखना कि पूरे एल्गोरिथम में एक बेसिक ऑपरेशन। अब जब हम इसका रनिंग टाइम, अगर तुम इसको मिक्स कर नहीं कर बैठे हो तो आपको याद होगा कि रनिंग टाइम का मतलब ही होता है टू यूज बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, ये आपको याद होगा। और मैंने कहा था टोटल रनिंग टाइम में क्या इस्तेमाल होता है, अगर आप भूले नहीं हो तो, हालांकि बहुत लंबी बात नहीं है। टोटल रनिंग टाइम में क्या फर्क है? टोटल रनिंग टाइम में टू यूज ऑल इंस्ट्रक्शंस। समझ आ रही है? ये दोनों में वाज़ेह फर्क है। तो इस वक्त हम बेसिक ऑपरेशंस के थ्रू कर रहे हैं तो रनिंग टाइम, वी आर नॉट फाइंडिंग द बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फैमिली नहीं निकाल रहे अभी, तो आप पहले ये तो निकालें। तो इसलिए अब हम इस मेथड के लिए मैंने कहा था समीशन साइन यूज होते हैं। समीशन साइन यूज करने से पहले आपको मैं कुछ समीशन साइन की प्रॉपर्टीज जो मैंने कही थी वो दिखा देता हूँ, ताकि आप अब देखो एक एल्गोरिथम है उसको एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे। यानी आप फैमिली देखो, रटने से हमारा गुजारा नहीं होगा कि भाई ये छोटे छोटे एल्गोरिथम में तो हमें ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में, मैं कैटेगरी भी नहीं बता रहा, तो आप कह देते हैं कि ये n स्क्वायर होगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम इतना याद है कि ये n स्क्वायर होगा, लेकिन ये तरीकेकार नहीं है। हमें बेसिकली प्रॉपर्ली एनालाइज करना होता है और उस रनिंग टाइम से बताना होता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। और ये जाहिर है एन स्क्वायर जो तुम बता रहे हो, ये हम इस वक्त वर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं। यानी वर्स्ट केस तुम बोलोगे कैसे पता वर्स्ट केस को कर रहे हैं? इसलिए कि हम एक ऐसे डेटा को इसके साथ सॉर्ट करेंगे जो कि बेसिकली अगर असेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग को तो ये सॉर्ट कर देगा। बेस्ट केस के लिए इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी हो, कैसे करनी हो हम देख लेंगे अभी, तो आपका फर्क समझ आ जाएगा। पहले आप समीशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें ताकि जब मैं यूज़ करूँ तो आपको सिर्फ हिंट देना पड़े कि ये समीशन की प्रॉपर्टीज है। देखिए भाई, ये प्रॉपर्टी तो हम लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। समीशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि आई एक वेरिएबल है जिससे लूप चल रहा है और वो पी से लेकर एन तक चलता है। यानी लूप का 1 से चलना जरूरी नहीं है, किसी भी मिडिल टर्म से भी चल सकता है। ठीक है, ये मैंने यार थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये मैं सही कर दूंगा। तो आई जो है वो पी से लेकर एन तक चला, ठीक। और अगर अंदर 1 है तो ये समीशन ओपन हो जाता है। समीशन ओपन करने के सिर्फ पहला और पांचवा फॉर्मूला है। समीशन सिर्फ पहले और पांचवें फॉर्मूले से ओपन हो जाता है, बाकी समीशन ही रहता है। समझ आए फर्क? देखना, ये समीशन ओपन करने का फॉर्मूला, यानी आपने अगर समीशन को खत्म करना है तो आपको अपने फॉर्मूले में को इस नहज तक लाना पड़ेगा कि अंदर 1 आ जाए, या इस नहज तक लाना पड़ेगा कि आई का लूप है तो आई आ जाए, के का लूप है तो के आ जाए। समझ आ रही बात है? बाकी किसी भी फॉर्मूले में, अभी मैंने सिर्फ 5 लिखे हैं, 3-4 फॉर्मूले और भी हैं, तो बाकी किसी फॉर्मूले में से ये ओपन नहीं हो रहा, तो वो बेसिकली हेल्प करेगा इस यहाँ तक पहुँचाने में आपको। खैर, अगर आपके पास पी से लेकर एन तक चल रहा है और 1 है तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो ओपन करने पे रिजल्ट आएगा क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। यानी जो भी अपर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ये एन लिखना जरूरी नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ हो वो माइनस पी प्लस 1। लेकिन ये मैं लिखना भूल गया हूँ कि पी शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, ये लाजमी है। लोअर लिमिट हमेशा छोटा होता है एन से या बराबर होता है। ये तो हो गया, एक क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं सब समझाऊंगा तो ये आपको आना चाहिए भाई, मुझे फिर ये नहीं बोलना पड़ेगा ये कैसे हुआ था। प्रूफ नहीं करा रहा, ये बात सही है, प्रूफ का टाइम ही नहीं है मेरे पास।
दूसरा फॉर्मूला ये है कि आई अगर पी से एन तक जा रहा है और अंदर ए है, एक ए एज अ कांस्टेंट, ए एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट से मुराद है जैसे 1 2 3 4 होता है, तो इसी तरह का कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट उसको कहते हैं जो जिसका लूप चल रहा है, मैं पी नहीं कह रहा, जिससे लूप चला रहे हो उसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा समीशन में वो कांस्टेंट होगा। तो ए हो, टू हो, के हो, जे हो, कुछ भी हो, सब कांस्टेंट है। लेकिन आई होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। तो अगर एनी कांस्टेंट, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि ए को हम बाहर निकाल लेते हैं, ए को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल, जब बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 1 टू एन पी, और उसके बाद फिर इसके पे फार्मूला लगा सकते हैं ऊपर वाला 1 नंबर, ए इज अ कांस्टेंट, ए को कोटेशन में लिख लो, ए इज अ कांस्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, सवाल देख लेता हूँ क्या बोला गया। आई होगा तो जी आई होगा तो वेरिएबल, अगर मतलब यहाँ मैंने आई लिखा है, लेकिन अगर के है, अगर के है तो के से लूप चला रहे हो तो के जो है वो वेरिएबल होगा। यहाँ पर हमने आई लिखा तो आई को वेरिएबल कह रहे। साकिब समझ में आ रही बात है? उसके बाद सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ समीशन, सर ये क्लियर नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, पहली दूसरी? जल्दी जल्दी बता दो, टाइम कम है, हमें पूरा करना है फिर। दूसरी वाली, दूसरी प्रॉपर्टी सिंपल है कि आपके पास अगर समीशन के अंदर यूं लिखा हुआ है, मिसाल समीशन ऑफ 3 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ आई इज इक्वल टू 5 to 10, अब आप इसको खुद ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करने के लिए तो फार्मूले के अंदर क्या होना चाहिए, समीशन में 1 होना चाहिए ना। तो आपको डेफिनेटली 3 क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो आप इसको पहले जैसा बनाने के लिए 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद आई, क्योंकि डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी के तहत, चालाकी से करें वो अलग बात है, 5 से लेकर 10 तक, और जब 3 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा। अब ये आपको पहले नंबर प्रॉपर्टी के मुताबिक नजर आ रहा है, और ये मल्टीप्लायर है यहाँ पे बेसिकली इसका, 3 जो बाहर निकलता है कॉमन, तो 3, अब मैं 3 लेके समझाऊं मुनासिब नहीं होगा ना, तो मैंने 3 की जगह पे एक कांस्टेंट ए ले लिया, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, तो अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो वो बेसिकली समीशन से बाहर आ जाएगा। एनी कांस्टेंट इनसाइड द समीशन यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द समीशन साइन, बट व्हेनेवर यू विल पुट द 1 ओवर देयर, जब जाहिर है कॉमन लेते हैं तो आप 1 ही रखते हैं। अब जब 1 हो जाएगा तो फिर आपकी जो अगली जरूरत है वो पूरी कर लेंगे, अपना फार्मूला नंबर 1 से उसको ओपन कर लेंगे। अब समझ में आ गई बात है? कांस्टेंट क्यों कह रहा हूँ, तो मैं इस बारे में बार बार समझा रहा हूँ कि एनीथिंग एक्सेप्ट द लूप, लूप के अलावा जितनी चीज होती है समीशन के अंदर सब कांस्टेंट होती है। लूप यानी पी नहीं, पी तो वैल्यू है, आई लूप है, तो आई के अलावा जो कुछ होगा सब कांस्टेंट होगा। आई इज अ वेरिएबल एंड अदर देन आई इज ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, कुछ भी हो, चाहे वो खुद ए ही क्यों ना लिखा हो तब भी वो कांस्टेंट ही होगा। जी, बाद में हम फार्मूले को ओपन करेंगे, इस वाले फार्मूले को इससे, और जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा, ये फार्मूला भी डायरेक्ट इस्तेमाल होने जा रहा है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये डिस्क्रीट मैथ में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपके पास अगला फार्मूला है, देखिए आप फार्मूला मैंने सारे इस अंदाज में लिखे कि आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आई इज इक्वल टू पी ए इंटू आई। अब आप बता सकते हैं ए इंटू आई इस समीशन साइन के अंदर ही है, दोनों समीशन साइन के अंदर है। इन दोनों में वेरिएबल कौन सा, अच्छा इन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें समीशन साइन कौन, इसमें कांस्टेंट कौन सा और वेरिएबल कौन सा है, तो आप कहेंगे इसमें ए कांस्टेंट है और वेरिएबल जो है वो, ए वेरिएबल नहीं है भाई, ए कांस्टेंट है और आई वेरिएबल है, क्योंकि लूप किससे चल रहा है, आई से चल रहा है। तो ए जो है वो कांस्टेंट, मैंने आपसे कहा ना कि जिसका लूप चल रहा है उसके अलावा कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो लूप किससे चलाया है आपने, आई से चलाया, तो आई वेरिएबल है और ए कांस्टेंट है। ठीक है, इस वाले में भी अब ए की जगह यहाँ बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, जो भी लिख दो, हाँ ए कांस्टेंट लिखा भी, आगे लिखा भी नहीं, ए इज अ कांस्टेंट एंड आई इज अ वेरिएबल, ये मैंने लिख भी दिया आगे सी। तो अब आप यहाँ पर इस कंडीशन में करते क्या है कि कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकते हैं, वेरिएबल बाहर नहीं आता समीशन साइन से। कांस्टेंट बाहर आ जाता है लेकिन वेरिएबल साइन से, लेकिन वेरिएबल समीशन साइन से, लेकिन वेरिएबल बाहर नहीं आता। देखिए मैंने क्या किया है, इसको इस प्रॉपर्टी में कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और जो बच गया वेरिएबल उसको एज इट इज अंदर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो चीजें, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, दो चीजें यहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा हो, ये प्लस माइनस साथ लिखने का मतलब है कि या तो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो मैंने एक साथ कर दिया दोनों में से कुछ भी हो रहा हो।
तो प्लस माइनस का मतलब है कि वी कैन बेसिकली ब्रेक दिस समीशन, हम इसको तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं कि i इज इक्वल टू पी टू एन, और हम a को अलग समीशन में और b i को अलग समीशन में। तो देखिए आपने इसको दो अलग अलग हिस्सों में लिख दिया। अब जब इसको दो अलग अलग हिस्सों में लिखा तो अब आपको इसके ऊपर ऊपर लगती हुई प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। पहले वाले पे प्रॉपर्टी नंबर 2 लगते हुए नजर आ रहा है और दूसरे वाले पे प्रॉपर्टी नंबर 3 लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें i वेरिएबल है और b कांस्टेंट। तो इस तरह से आप जब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी से ही हल होना शुरू हो जाता है। तो अगर यहीं पे फंसे रहते हैं, आप कहते हैं यार ये प्लस आ गया हमने पढ़ा ही नहीं, तो प्लस के लिए इसको हम तोड़ सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो फिर फर्दर ऊपर, तो ये हायर से लोअर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई। और लास्ट में ये पी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको अभी सही नहीं कर सकता क्योंकि इमेज है ये पी नहीं है, बल्कि या तो जीरो से शुरू हो, यहाँ पे लाजमी है सबको मैंने पी से शुरू किया। पी का मतलब ये होता है कि कहीं से भी शुरू कर दो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि वन से शुरू करो, लेकिन पांचवें फॉर्मूले में जरूरी है या तो जीरो से शुरू हो या वन से, कॉमा लगाया मैंने। अगर इन दोनों के अलावा किसी से शुरू हो रहा है तो आप फार्मूला नहीं लगा सकते, ये जहन में रखना है। फार्मूला लगाने के लिए कंडीशन जरूरी है। तो अब आई एक वेरिएबल है और वही आई अंदर है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा थोड़ी देर में, जैसे यहाँ पे हो गया है, आपने देख लिया कि आई अंदर है और आई का, तो अब इसको भी तो ओपन करना पड़ेगा ना हमें। तो इसको ओपन करने का फॉर्मूला इन्होंने दिया, फॉर्मूला ओपन करने के सिर्फ दो ही है, 1 और 5 बस। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, उसको ओपन करते हैं अपर लिमिट +1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला, आई का कोई रोल नहीं है, ये सब प्रूव्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन उसी फॉर्मूला से सारे प्रूव्ड हुए हैं। तो आई अगर 0 या 1 से शुरू हो और किसी भी अपर लिमिट तक जाए तो फॉर्मूला होगा अपर लिमिट +1 डिवाइड बाई 2। इस तरह से ये आपको आंसर मिले। मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज करो कि आई शुरू हो रहा है, मिसाल देता हूँ, आई शुरू हो रहा है 1 से लेकर 5 तक जा रहा है और अंदर आई है, तो अब बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगेगा 5 इंटू 5+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आप लगा के इसको आंसर करेंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली समीशन फॉर्मूला फॉर आई। क्लियर। अब ये तो हो गया सर, 5 में 0 या 1 वाले कुछ और नहीं बिल्कुल नहीं रह सकते, ये उजैब का था। अगर कोई और होगा तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि समीशन साइन है और वो 3 से शुरू हो रहा है, गौर से देखना, 3 से शुरू हो रहा है और इसके अंदर मिसाल के तौर पर आई लिखा हुआ है और ये 3 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, तो अब आप फार्मूला नहीं लगा सकते इसमें। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ, 3 से। अब आप करेंगे क्या, इसका तरीक़ेकार है, शॉर्ट टर्म है, इसको हम कर तो सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ना कर सकते हो। इसको करेंगे क्या, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक सीक्वेंस है जो 3 से लेकर 10 तक को सम करना है, समीशन 3 से लेकर 10 तक को सम करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी एक नई समीशन बनाएंगे और कहेंगे कि पहले मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक का एक समीशन निकालूंगा i का। अब i से, अब आप देखें आपने खुद एक्स्ट्रा 1 से ले लिया, तो आपने शुरू से लेकर एंड तक का समीशन निकाल लिया और फिर उसमें से माइनस कर दिया समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक का समीशन माइनस कर दिया, यानी शुरू के 2 एलिमेंट का समीशन यहाँ से माइनस कर दिया। तो इसको निकालने के लिए आपको खुद फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा कि i1 to 10 और i1 to 2 एक कम इससे। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली i13 to 10 जो है वो सॉल्व करके दिखा देगा। सही बात समझ आ रही। ये तो खैर अभी हमारा टारगेट नहीं है, मैं तो ये डिस्क्रीट पेन हम पढ़ते हैं, अभी तो हमारा ये मसला नहीं है कि हम इसको पढ़ें। तो ये कोई 5 फार्मूलाज हैं, इस बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा चलो अब हम बबल सॉर्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई ना, इसी का रेफरेंस दूंगा मैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर बबल सॉर्ट में एक, अब गौर से देखिएगा, एक हमारे पास जो है वो बेसिक ऑपरेशन है, लेकिन ये 2 फॉर लूप के अंदर है। 2 फॉर लूप कौन कौन से? एक फॉर लूप तो बहुत सादा है, वो नजर आ रहा है, 1 से लेकर n-1 तक चल रहा है। यानी अगर मैं लिखूं पहले फॉर लूप को तो वो तो बहुत आसान है कि मैं लिखूंगा, फार्मूला मुझे बनाना है ना, कोई और तो आके नहीं बनाएगा। तो फार्मूला मैं लिखूंगा Tn इज इक्वल टू समीशन साइन, ठीक है, पहला लूप k से चलाया है मैंने, तो मैंने k से लिख दिया। कहाँ से शुरू किया, 1 से लिख दिया। और कहाँ तक गया हूँ मैं, n-1 तक। तो ये मैंने पहला लूप चला गया और उसके अंदर एक और नेस्टेड लूप भी है, नेस्टेड लूप ये लगा दिया मैंने। नेस्टेड लूप किससे में लिखा चल रहा है, पीटीआर से चल रहा है। चलो पीटीआर से चला लेते हैं, हमें इससे क्या कि किससे चल रहा है किससे नहीं चल रहा, पीटीआर। अब शुरू कहाँ से हो रहा है, तो देखिए वाइल के लूप में ऑर्गेनाइज तरीके से सारा इस तरह नहीं लिखते जैसे हम फॉर में लिखते हैं, ढूंढना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप कहेंगे पीटीआर शुरू 1 से हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है,
1 से शुरू हुआ। तो आप कहेंगे स्टार्ट हमारा पीटीआर जो है वो लूप में 1 से होगा, और एंड कहाँ पे हो रहा है, आप एंड ढूंढ लेंगे। आप कहेंगे एंड जो है बेसिकली ये रहा, एंड जो हो रहा है n माइनस के तक हो रहा है, तब तक चलेगा ये पीटीआर जब तक n माइनस के ना। इसका मतलब है कि ये लूप जो है वो n माइनस के तक चलेगा, n माइनस के तक, ये हो गया n माइनस के तक, और एक एक स्टेप से चल रहा है, लिहाजा स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों लूप के अंदर बेसिक ऑपरेशन कितनी दफा लिखा हुआ है, एक दफा लिखा है, यानी एक बेसिक ऑपरेशन। तो कहेंगे इन दोनों के अंदर एक बेसिक ऑपरेशन। ये हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई समीशन साइन की, क्योंकि मैं एक एक लाइन को एनालाइज करूं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग, तो हम बेसिक ऑपरेशन से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो एक बेसिक ऑपरेशन है, 2 समीशन साइन लगा दिया आपने। आपने कहा पहला लूप जो है 1 से लेकर n-1 तक चल रहा था, k का था, लेकिन वो 1 से चल रहा है। दूसरा लूप वाइल का था, तो हमने ढूंढ लिया कहाँ से कहाँ तक है। ऐसा ना हो कि n-k को तुम नीचे लिख दो, फिर तो उल्टा हो जाएगा। तो आप कहेंगे पीटीआर का लूप है, क्योंकि पीटीआर से हैंडल किया। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप जे से कर लें, तो यहाँ जे लिखते हैं आप। और जे जो है 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n-k तक जा रहा है। और कितने बेसिक ऑपरेशन लिए बैठा है ये दोनों लोग, एक ऑपरेशन लिए बैठा है। अब ये समीशन साइन में जब आ गया, तो अब समीशन साइन की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, उसी को सॉल्व करके हम इसको यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पे इन्होंने, मैंने अभी ये सॉल्व कर लिया था ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें वही चीज़ लिखी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी। TN यानी हम डेटा के ऊपर रहते हुए इसकी टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, रनिंग टाइम, नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, और बेसिक ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमने समीशन लगा दिया। हमने कहा पहला लूप k से चल रहा था n-1 तक, दूसरा लूप ptr से चल रहा था 1 से लेकर n-k तक, और एक बेसिक ऑपरेशन था इसका। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो किसी को, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। जी सर, यहाँ मैं रुक रहा हूँ, आप मुझे बता दें कोई कंडीशन है, कोई बात पूछनी है तो मैं आपको फिर बता दूँ, वरना फिर आगे बढ़ूँ। जो लोग नहीं आंसर दे रहे, कम से कम इसका जी एक बेसिक ऑपरेशन, इसलिए कि वो एक बेसिक ऑपरेशन इसलिए है कि पहले तो ये तय करो बेसिक ऑपरेशन कौन सा है। तो हमने कहा इस पूरे एल्गोरिथम को कंट्रोल करने वाली चीज़ इफ़ की कंडीशन। तो इफ़ की कंडीशन जो है वो कंट्रोल कर रही है, हो सकता है कोई और काम भी हो रहा था, हम देखेंगे आगे, लेकिन तो इफ़ जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और ये चाहे चाहे स्वैपिंग हो या ना हो, इसने चलना ही चलना है। तो इसलिए हमने कह दिया कि ये बेसिक ऑपरेशन, ये आस्ते आस्ते आपको आदत आ जाएगी, ठीक। वरना ये इंटरचेंज करने वाला तो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। इसलिए बाकी फॉरवर्ड तो इसकी टॉपिंग होती है ना, हमें मजबूरी है फॉर वगैरह लिखना। असल में तो ये चीज़ चेक कर रहा है सॉर्टिंग को। सर अगर एक से ज़्यादा हो तो हम वहाँ 2 लगा देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो मैं कराऊंगा आगे इंशाल्लाह। अगर एक से ज़्यादा बेसिक ऑपरेशन होंगे तो ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे एक की जगह 2 लगा देंगे। अगर दोनों इसी तरह से होंगे 2 लगा देंगे। और 2 लिखने का मतलब वो फिर समीशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होने की वजह से। अंदर सिर्फ 1 रह सकता है फार्मूले की वजह से। अच्छा खैर, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम इसको दोनों को साथ नहीं खोल सकते, जैसे फॉर है, ब्रैकेट होता है, तो पहले हम इस वाले को ओपन करेंगे और उस बाहर वाले को ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको ये बनाना भी आपकी जिम्मेदारी था, तो ये हमने डिज़ाइन भी खुद ही किया, हमने कहाँ से कहाँ तक लूप को हमने डिज़ाइन किया। अब आप चलाएंगे इसको तो ये देख रहे हैं फार्मूला नंबर 1 के मुताबिक चल रहा है। तो अच्छे तरीके से तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि फार्मूला 1 लग रहा है, क्योंकि 1 से लेकर n-k तक जा रहा है और एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बेसिक ऑपरेशन। फार्मूला अगर आपको याद हो, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवाने के लिए दिखा देता हूँ, तो आपको ये नजर आ जाएगा कि फार्मूला नंबर 1 यही कहता है कि p से लेकर n तक चले, 1 हो अंदर। फार्मूला के n-p अपर लिमिट, असल में हम n-p याद नहीं करते, हम याद करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। देखिए मैंने क्या लिखा, अपर लिमिट n-k माइनस लोअर लिमिट यानी 1 और प्लस 1 फार्मूले का। तो ये याद रखना कि हमने उस फार्मूले को फॉलो किया, हमने n-p p कहाँ से आ गया अजय भैया, p कहाँ से आ गया, n-k माइनस 1 प्लस 1। जरा सही कर लो उसको, ये गलत लिखा है आपने। दोबारा बता रहा हूँ, अपर लिमिट तो हाँ फार्मूला, अच्छा ये सही है, सही ठीक है, फार्मूला सही। तो हमारे पास इस वक्त n-k है, तो n-k अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है, तो लोअर लिमिट और फार्मूले का प्लस 1, तो ये सॉल्व कर लेंगे। तो इस वक्त हमारे पास ये 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n-k। ये समझ में आ गई बात, ये 3 लाइनें समझ में आ गई। अब आपको याद आ रहा है कि जब हमारे पास किसी 2 एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस लगाओ तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी अप्लाई हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 है शायद कोई, जो इनको तोड़ देती, 4 है।
कि अगर प्लस या माइनस हो तो ये बी से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने इसीलिए यहाँ लिखवा दी कि आपको मुश्किल ना हो। तो आपने कहा कि हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लेंगे, मुझे लिखना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी में मैंने किया ना, उसको लिखा नहीं मैंने। 4 प्रॉपर्टी, वेरी गुड। तो 4 प्रॉपर्टी के मुताबिक इनको 2 हिस्सों में कर लिया, लिमिट लिमिट किसी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ 2 हिस्सों में तब्दील कर लिया इसको। अब आप बता सकते हैं कि इन 2 हिस्सों में पहले वाले में n क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल है? n क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल है? हाय 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 हमाद भाई, n कांस्टेंट है, ठीक है, वेरी गुड, n कांस्टेंट है, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने, कांस्टेंट है, सही है। कांस्टेंट इसलिए है कि लूप k का है और n अंदर है, तो n कांस्टेंट है। और दूसरे वाले में k जो लिखा हुआ है सबमिशन के अंदर, ये कांस्टेंट है वेरिएबल है? ये वेरी होगा, ठीक है, ये वेरी क्यों? क्योंकि k का लूप और k है, तो इसका मतलब है हम यहाँ से n को बाहर निकाल सकते हैं, k को बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गई ना यहाँ तक बात? अच्छा जी, अब ये तुम्हारे यहाँ तक 4 लाइनें समझ में आ गई। अब हम देखो, हम बबल सॉर्ट को एनालाइज करना सीख गए थे, बबल को सीख गए तो फिर किसी को भी सीख जाएंगे। एनालाइज से मुराद है कि हम उसको अब इसके मैथमेटिकल फंक्शन तक लेके चले जाएंगे जो हम पढ़ते रहे। अच्छा, अब अगली लाइन में हम इसको देखें तो यहाँ से n बाहर चला जाएगा और k वाला जो है वो लास्ट फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा। लास्ट फार्मूला कौन सा है, जरा देखो लास्ट फार्मूला, कि लास्ट फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक थी ना, उसको बार बार सही कर रहा हूँ मैं। अगर ये 1 से शुरू हो रहा है वेरिएबल और वेरिएबल ही अंदर है, तो हम क्या करते हैं, बस ये जहन में रखना, अपर लिमिट ब्रैकेट अपर लिमिट प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब अपर लिमिट कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो कैसा हो, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने n को बाहर निकाल दिया, समझ में आ गया, n को बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या, ये पहले वाला पार्ट है, k इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 और 1 अंदर बचेगा। ये पहले वाला पार्ट है जिसमें से हमने n को बाहर निकाला है, ये रहा, n को हमने बाहर निकाला। और दूसरे वाले में देखिए क्या लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है, दूसरा अपर लिमिट है n माइनस 1, तो फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1, तो हमारे पास n यहाँ n माइनस 1 के बराबर है, सही लिखा है तुमने, थोड़ा सा गड़बड़ किया। तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n माइनस 1 ब्रैकेट n माइनस 1 प्लस 1 और फिर डिवाइड बाई 2। ये बात नहीं समझ आई? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए कि समीशन साइन एक लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि k जो है वो इन केस 1 से लेकर n तक होता, इन केस, और अंदर k होता, अगर सादा सा लिखा हुआ ये हो, तो फिर आप क्या फार्मूला लगाते, आप कहते हैं k है, k यहाँ पे भी है तो वेरिएबल है, फार्मूला लगेगा अपर लिमिट